अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 16 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल गज़ाली की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को और उसकी थ्योरी ऑफ इमामत को। तो अल गज़ाली जो हैं 1058 में पैदा हुए और 1111 में उनका इंतकाल हुआ। डिज़ायर्स मेक स्लेव्स आउट ऑफ किंग्स एंड पेशेंस मेक्स किंग्स आउट ऑफ स्लेव्स। तो उनका ये बड़ा एक मशहूर कोट है। वो फरमाते हैं कि जो ख्वाहिशें हैं, जो लग्जरियस लाइफ है, जो मटेरियल लाइफ है, वो इंसान अगर बादशाह हो तो जो डिज़ायर्स हैं, जो इंसान की लग्जरियस लाइफ की तमन्ना है, वो इंसान को बादशाह से स्लेव बना देती है। और अगर इंसान के अंदर पेशेंस हो तो वो स्लेव से किंग भी बन सकता है। तो आई होप इसके जो कंटेक्स्ट है आपको समझ में आ गया होगा। इनका पूरा नाम है अबू हमीद मोहम्मद बिन अहमद। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं, ये आपको याद रखते हैं क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। इमामुल जलीलुम हुज्जतुल इस्लाम एंड ज़ैनुद्दीन। ही वाज बोर्न नियर गज़ाला नियर टस खुरासान टुडेज़ महसूद ईरान। तो ये गज़ाला में पैदा हुए। गज़ाला का जो इलाका है वो तुर्क के करीब था, जो कि खुरासान का इलाका था। और अगर आज की हम बात करें तो आज का जो ईरान का इलाका महसूद है, ये वहाँ पैदा हुए। आफ्टर हिज टीचर्स डेथ, इनकी टीचर्स की वफ़ात के बाद, अल गज़ाली मूव टू द कोर्ट ऑफ निज़ामुल मुल्क। वो निज़ामुल मुल्क की कोर्ट में मूव हो गए। द पावरफुल वज़ीर ऑफ सेल्जुक सुल्तान हु एवेंचुअली अपॉइंटेड हिम द हेड ऑफ द निज़ामिया कॉलेज इन बगदाद। और ये बाद में जो है, जो निज़ामिया कॉलेज बगदाद में है, उसके हेड बने। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इह्या उल उलम, जिसको इंग्लिश में हम रेनेसांस ऑफ साइंसेस कहते हैं। द सेकंड वन इज़ तिबरुल मरबूक, जो मोल्टन गोल्ड है इंग्लिश में उसका नाम। द थर्ड वन इज़ कीमियाए सादात, जिसका इंग्लिश वाला नाम अल्केमी ऑफ गुडनेस है। मेथड को देखें। ही वॉज हार्डकोर थियोलॉजिस्ट, ही अपोज रीजन एंड rationality, he advocated Neoplatonic ideas, he supported Sufism with certain reservations, he supported तकलीद instead of reason। अच्छा जी, ये एक हार्डकोर थियोलॉजिस्ट था। और आपको पता है कि अगर कोई बंदा थियोलॉजिस्ट होगा तो उसकी फ़िलासफ़ी में हमें रीजनिंग, लॉजिक और रैशनैलिटी जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसने जो है, जो आइडियलिज़म है, उसको जदीद तरीक़ों से जो है वो पेश किया। नियोप्लेटोनिक आइडियाज़ मीन्स की आइडियलिज़म। और ये जो है सूफ़ीज़म के हक़ में था, बट इसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ज़ाहिर बात है, ये थियोलॉजिस्ट था तो ये तकलीद को मानता था इंस्टेड ऑफ रीज़न। कंटेक्स्ट को देखें। ड्यूरिंग हिज टाइम द क्रूसेड्स इंक्रीज्ड। तो जिस टाइम पे ये पैदा हुआ या जिस टाइम पे इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस टाइम पे क्रूसेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुलभी जंगें मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। द कॉन्फ्लिक्ट अमंग मुस्लिम्स टू कंटेन कैलिफेट पावर आल्सो इंक्रीज्ड। और मुसलमानों के दरमियान ही हमें एक वो जंगी कैफियत नज़र आई कि खलीफा मैं बनूंगा या वो बनेगा। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि अब्बासी भी थे और उमैयद भी थे, फ़ातिमिद भी थे। और उस टाइम पे तुर्क सल्जूक जो हैं वो भी आ रहे थे। जो ये तमाम अम्पायर्स थे, ये मुसलमानों को अपने जो कैंप है उसके अंडर लेना चाह रहे थे, खलीफा बनना चाह रहे थे। बट ऐसा हुआ नहीं और मुसलमानों में हमें फिर डिवीजन्स देखने को मिले। डिफरेंट डिफरेंट अम्पायर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है वो रूल किया। ही वॉज स्पेशल टू देन अब्बासी कैलिफ अल मुस्तज़हिरी एंड रोट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पावर एंड अथॉरिटी। तो ये जो अब्बासी कैलिफ था अल मुस्तज़हिरी, ये उसी के बारे में ही ज़्यादा लिखता है क्योंकि उसी का ये कोई वज़ीर रहा था या उसका कोई ये एम्बेसडर रहा था। और इसकी जो हमें राइटिंग है उसमें हमें यही मिलता है कि वो यही कहना चाहता है कि जो खलीफा के लायक है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तज़हिरी है। इस फ़िलासफ़ी इज़ एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमेट दैट कैलिफ। और इसकी जो फ़िलासफ़ी है हमें उसमें यही नज़र आता है कि वो जो अल मुस्तज़हिरी है उसकी
जो कैलिफ है मतलब उसका जो खलीफा बनना है उसको ये लेजिटिमाइज करता हुआ नज़र आता है कि वही बंदा जो है वो खलीफा बनने के सिर्फ और सिर्फ अहल है, उसके अलावा कोई बंदा जो है वो मुसलमानों का खलीफा बनने के लिए अहल नहीं है। अल-गज़ाली इंटेंडेड टू अकम्प्लिश थ्री थिंग्स टू वैलिडेट द इमामत ऑफ अल-मुस्तज़हिरीन। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो बयान करता है जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि ये वैलिडेट कर रहा है किसकी इमामत को, अल-मुस्तज़हिरी की। द फर्स्ट वन इज़ टू एक्नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड जजेस। तो इसका मानना ये है कि जो अल-मुस्तज़हिरी ने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं गवर्नर की और जजेस की वो बिल्कुल वैलिड हैं। टू प्रोक्लेम हिम एज अ गॉड्स बाय सेजरेंट ओवर मैन। और ये भी कहता है कि अल-मुस्तज़हिरी जो है सेकेंडली वो अल्लाह का खलीफा है। वैसे तो अल्लाह ने हमें नबियों को यहाँ पे खलीफा अपना बना के भेजा है, तो वो ये कहता है कि जो अल-मुस्तज़हिरी है वो गॉड का वाइस सेजरेंट है, ना कि बंदों का। मुस्लिम्स मस्ट ओबे द इमाम। और जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, वो ये कहता है कि मुसलमानों को जो अल-मुस्तज़हिरी है उसको ओबे करना चाहिए। देयरफॉर ही प्रोसीडेड विद एन आर्गुमेंट जस्टिफाइंग मुस्तज़हिरी क्लेम टू द इमामत सोलिजिस्टिकली ही आर्ग्यूड। तो ये हमें वही आर्ग्यू देता हुआ नज़र आता है। सिलोजिस्टिकली मीन्स के ये एक लॉजिक देता है कि किस तरह उसकी इमामत जो है या उसका खलीफा बनना जो है वो लेजिटिमेट है। देयर मस्ट बी एन इमाम इन एवरी एज। तो वो ये कहता है सिलोजिस्टिकली कि हर एज में कोई ना कोई इमाम जो है वो रहता है। देयर फोर ही अल-मुस्तज़हिरी इज़ क्वालिफाइड फॉर द ऑफिस, देयर फोर ही इज़ द राइटफुल इमाम। तो वो लॉजिकली ये कहना चाह रहा है कि हर एज में जो है कोई ना कोई इमाम रहता है, तो इस एज का जो इमाम है वो अल-मुस्तज़हिरी है, तो इस वजह से सबको जो है वो इसको इमाम माना चाहिए। एंड ही इज़ द राइटफुल इमाम एंड ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द ऑफिस। इसकी थ्योरी ऑफ इमामत को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू गज़ाली इमामत इज़ नेसेसरी फॉर थ्री की प्रोविजंस। तो वो जो तीन की प्रोविजंस हैं उनको हम अब डिस्कस करते हैं। द इमामत इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन द स्टेट। तो इमामत क्यों ज़रूरी है? इमामत इस वजह से ज़रूरी है कि हमें ऑर्डर जो मेंटेन करना चाहिए स्टेट में उसके लिए इमामत ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ बनाने के लिए इमामत का जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़रूरी है। इमामत सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एज अर्लियर कैलिफ्स पॉइंटेड। और वो ये कहता है कि इमामत इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये सिम्बलाइज करती है मुसलमानों की यूनिटी को, ठीक है, क्योंकि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक खलीफा के हाथ पे बैत करते हैं और उसी को अपना जो है वो खलीफा मानते हैं। इस वजह से खलीफा ही अपॉइंट होना चाहिए। और हमारी जो रिवायत है वो भी यही रही है, हमें कोई डेमोक्रेसी वगैरह कोई और दूसरे इंस्टीट्यूशन और कोई दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उस पर फॉलो नहीं करना चाहिए। द कैलिफेट इंस्टीट्यूशन रिजाइड्स ऑन शरिया। और जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है वो शरिया के अकॉर्डिंग ही है। इस वजह से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इमामत के लिए। क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इमाम को डिस्कस करते हैं। अल-गज़ाली लिस्टेड 10 क्वालिटीज़, तो वो 10 क्वालिटीज़ बयान करता है। 6 ऑफ देम आर इनेट जो कि बाय बर्थ होंगी एंड द रिमेनिंग वंस ही मस्ट एक्वायर। और जो 4 होंगी वो उसको एक्वायर करनी होंगी। जो इनेट होंगी, जो बाय बर्थ होंगी, जो कि उसकी इंस्टिंक्ट में शामिल होंगी, जो कि बाय नेचर होंगी, जिसको अल-गज़ाली क्या कहता है, एक्टिव इंटेलेक्ट। तो वो 6 इननेट क्वालिटीज़ कौन सी होंगी? ही मस्ट बी मैच्योर, इंटेलिजेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए उसमें, मेल सेक्स होना चाहिए मतलब मेल ही होना चाहिए, कुरैशी डिसेंडेंट होना चाहिए, कुरैशियों से ही वो आना चाहिए, एंड साउंडनेस ऑफ हियरिंग एंड साइट। एक्वायर्ड क्या करेगा? वो ब्रेवरी एक्वायर्ड करेगा, कंपिटेंस एक्वायर्ड करेगा, नॉलेज एक्वायर करेगा और पिटी तकवा जो है वो एक्वायर करेगा। ड्यूटीज़ ऑफ इमाम को डिस्कस करते हैं। ही एलेबोरेटेड ऑन 2 ड्यूटीज़ ऑफ द इमाम। 2 ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्कस करता है इमाम की। कनेक्टेड विद नॉलेज एंड इज़ थियोरेटिकल इन नेचर, कनेक्टेड विद एक्शन एंड इज़ प्रैक्टिकल। ही एडवाइज टू देन किंग। तो जी जो इमाम है उसको क्या होना चाहिए? द फर्स्ट वन इज़, जो फर्स्ट उसकी ड्यूटी है वो ये है कि वो थियोरेटिकली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसको हर चीज़ का थियोरेटिकली अंदाज़ा हो। और द सेकंड वन इज़
उसके जो एक्शंस हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल नेचर को डिस्कस कर लेते हैं कि जो इमाम है मस्ट नो वाई मैन वाज क्रिएटेड एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो ये चीज़ों का उसको जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए और उसको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हैं वो तमाम के तमाम उसको आने चाहिए। मतलब कि अगर इस दुनिया में इंसान ने जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है और अगली जहाँ में वो अच्छे तरीके से जाना चाहता है, मतलब अपने अगले जहाँ को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो इस जहान में तकवा को इख्तियार करे, अल्लाह की जो इबादत है वो करे। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि दैट बीइंग गॉड वाइसेजरेंट ओवर मैन कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज मैन। तो अगर वो इमाम बनता है, ज़ाहिर बात है जब कोई इमाम बन जाएगा तो उसकी ड्यूटी में ये शामिल होगा, जो थ्योरेटिकल ड्यूटी है, कि उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे कि अल्लाह ने उसे खलीफा बनाकर भेजा है, वो उस चीज़ को जो है मुकम्मल तरीके से परफॉर्म करे। और अगर हम उसके एक्शन को देखें, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको देखें, तो ही मस्ट डेमोन्स्ट्रेट जस्टिस वाइल डीलिंग विद पब्लिक। तो उसको जस्टिस करना आना चाहिए। ही विल लिव सिंपल लाइफ, तो वो सिंपल लाइफ गुजारेगा, पायस लाइफ गुजारेगा और लग्जरियस लाइफ जो है वो नहीं गुजारेगा। ही मस्ट शो सम काइंडनेस डीलिंग ऑल मैटर्स इंस्टेड ऑफ हार्शनेस। तो उसकी जो डीलिंग होगी उसमें हमें काइंडनेस नज़र आनी चाहिए, ना कि हार्शनेस जो है वो नज़र आनी चाहिए। और वो हर तरह की जो अपॉर्चुनिटी है उसको सीज करेगा अल्लाह ताला को सर्व करने के लिए। तो उसके कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है और थ्योरेटिकल ज़िम्मेदारियां हैं और उसके कुछ प्रैक्टिकल ज़िम्मेदारियां हैं। तो वो मैंने आपको बता दी हैं। थ्योरेटिकल ये है कि उसको पता होना चाहिए इंसान क्यों बनाया गया, उसका क्या मकसद है, अगर उसको इमाम बना दिया गया है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको खलीफा बना दिया गया है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये चीज़ें जो हैं वो सबका पता होना चाहिए। और अगर वो जो है इमाम बनता है तो उसके प्रैक्टिकल जो ड्यूटीज़ होंगी वो क्या होंगी कि उसको जस्टिस करना आना चाहिए बिला तकरीब बिला तफरीक। कोई गरीब है अमीर है उसको क्रॉस द बोर्ड जो है वो जस्टिस पहुंचाए। सिंपल लाइफ गुजारेगा, पायस लाइफ गुजारेगा, लग्जरियस लाइफ जो है वो नहीं गुजारेगा। काइंडनेस जो है वो शो करेगा और हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो सीज करेगा कि वो अल्लाह ताला को किसी ना किसी तरीके से सर्व कर सके। क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। ही प्रोपाउंडेड तकलीक इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड डाइवोर्स रीजन। तो तकलीद को जो है वो रखता है अपने सामने और डाइवोर्स देता है रीज़न को। हिज फिलोसफी वॉज बेस्ड ऑन लेजिटिमाइजिंग द देन कैलिफ। ही नेगेटेड वुमेन। तो हमने वो देखा था कि उसने कहा था कि मेल सेक्स का ही बंदा जो है वो होना चाहिए। तो डिफरेंट किस्म की जो है इस पे और भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। और वो साथ साथ रिलीजन और पॉलिटिक्स को भी मिक्स करता है। तो आप ये लिख सकते हैं ही एडवोकेटेड सूफीज़म। तो उसको भी जो है वो हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस में लिख सकते हैं। बाकी आई होप कि आप इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ें, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछें। और इनकी फ़िलासफ़ी जो है वो इतनी आसान है कि अगर मैं उनको ना भी डिस्कस करूं और सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर ही कर दूं तो आप लोग जो हैं इजीली समझ जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र्स थे। बाकी जो हैं वो शाह वलीउल्लाह रहता है और अल्लामा इकबाल रहता है, तो उनकी हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हैं जब हम पेपर्स पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक जो है हमने तमाम इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है जो कि आज तक पेपर में पूछे गए हैं। उनकी थ्योरियाँ पूछी गई हैं, उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है वो पूछी गई हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम पूछा गया है, उन पे एनालिसिस जो है वो पूछा गया है, उनको कंट्रास्ट एंड कंपेयर करना जो है वो पूछा गया है। तो अभी तक हमने वो तमाम फ़िलासफ़र्स डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके बाद जो है हम अपने जो पॉलिटिकल क्या कहेंगे थिंकिंग है, पॉलिटिकल क्या कहेंगे जो थॉट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें नेशनलिज़म है, कैपिटलिज़्म है, जो भी हैं सारे भी हैं। तो जो जो लिखे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। बस जो है मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आपने जो है वो उसको समझे जाना है, क्योंकि वो नहायत ही आसान टॉपिक्स हैं। जो मुश्किल वाले हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो तमाम शेयर कर दिए हैं। बट फिर भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे और जब पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। तो इंशाल्लाह कल से जो है ये या अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं उनको।